निरीक्षण। ड्रोन कैमरों से निरीक्षण होगा। खराब मौसम की वजह से नहीं कर पाए थे निरीक्षण। तो ड्रोन कैमरों से कार्यों का निरीक्षण होगा। मुख्यमंत्री ड्रोन कैमरे से कार्यों का निरीक्षण करेंगे। खराब मौसम की वजह से नहीं कर पाए थे निरीक्षण। स्थलीय की जगह ड्रोन से होगा कार्यों का निरीक्षण। और अगली खबर देहरादून से है। स्मार्ट सिटी के कार्यों का सीईओ ने निरीक्षण किया है। परेड ग्राउंड के साथ शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया गया। शहर में स्मार्ट रोड, बिजली, पानी का चल रहा है निर्माण कार्य। इलेक्ट्रॉनिक बस व परेड ग्राउंड में भी चल रहा है काम। देहरादून से खबर स्मार्ट सिटी के कार्यों का सीईओ ने किया है निरीक्षण। परेड ग्राउंड के साथ शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। शहर में स्मार्ट रोड, बिजली, पानी का चल रहा है निर्माण कार्य, जिसका निरीक्षण किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बस व परेड ग्राउंड में भी ये कार्य चल रहा है, जिसका सीईओ ने निरीक्षण किया है। और खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है बारिश। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है बारिश। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी मुख्यालय जनसंपर्क अधिकारियों की कार्यशाला सुनिश्चित की गई। इस दौरान मुख्यालय में एक दिन का दायित्व संभाल रहे पीआरओ और ओएसडी का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान मौजूद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश की बागडोर युवा नेतृत्व के हाथों में है और निश्चित रूप से युवाओं में जोश है और उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद तक पहुंच रही है। विधायक, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मंत्रीगण हैं, आयोगों में अध्यक्ष हैं या इस प्रकार का कोई सरकारी दायित्व में है, जिन्होंने पीआरओ, ओएसडी इस प्रकार के कोई कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले जितने लोग हैं, उन सब की आज एक विशेष रूप से वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आज पूरे दिन की रहेगी, जिसमें कई वरिष्ठ महानुभावों का उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें सामान्यतः सभी लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार का आचार व्यवहार, शिष्टाचार, किस प्रकार का हम लोगों को काम करना है। लक्सर तहसील में ई डिस्ट्रिक्ट विंडो पर कई दिनों से आवेदक की लंबी लाइनें लग रही हैं। ऊपर से कभी इंटरनेट की स्पीड डाउन होने तो कभी कनेक्टिविटी ना होने से आवेदन में देरी हो रही है। इसके चलते प्रमाण पत्र का आवेदन करने आए लोगों का बारी आने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है।
लक्सर तहसील में आय, जाति, मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट विंडो पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। भर्ती का आवेदन करने के लिए काफ़ी संख्या में युवा जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जिसके चलते ई डिस्ट्रिक्ट विंडो पर इस समय रोज 100 से भी ज़्यादा लोगों के आवेदन आ रहे हैं। इसके लिए एक तो लाइन लंबी लग रही है, जिस कारण बारी आने में घंटों का समय लग जाता है। ऊपर से बीच में कई बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाने से दिक्कतें हो रही हैं। कई घंटों में पूरा दिन लग जाए, यहाँ खड़े हो जहाँ लाइन में लगे रहे हम। और प्रमाण पत्र एक तो भर्ती में चाह रहे और कुछ ये सेक्रेटरी पटवारी भी चक्कर देते रहे हम। और ये चुनाव आ रहे सिर्फ ये चुनाव में भी हमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, तो इनमें जल्द से जल्द बढ़ने की वो चाहिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां संगठन की अहम बैठक दूसरे दिन चल रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। ऋषिकेश होटल में 3 दिवसीय विचार मंथन आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, विचार मंथन शिविर में देवभूमि ऋषिकेश से अमृत निकलेगा, जो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे साथियों में, कांग्रेस जनों में बहुत बड़ा जोश है, बहनें और भाइयों में बहुत बड़ा उत्साह है। और यही उत्साह 2022 में हमारी जीत का। ऋषिकेश के अमरीश होटल में विचार मंथन शिविर कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सजवाण है। सजवाण जी, विचार मंथन शिविर चल रहा है, क्या कुछ निर्णय निकलेगा शिविर के माध्यम से? बिल्कुल निकलेगा। जब मंथन होता है तो उसमें अमृत निकलता है और अमृत सबको बांटा जाएगा। अमृत का हिस्सा सबको लेना है। और ये विचार मंथन शिविर 2022 की जीत को सुनिश्चित करेगा। और उसी के लिए ये विचार मंथन शिविर हमारे प्रभारी जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने रखा। इसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता आए हैं, हमारे सह प्रभारी आए हैं, चारों कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी और गोदियाल जी, दोनों सह प्रभारी और प्रभारी जी इस समय आकलन कर रहे हैं कि टिकट किसको दिया जाए ताकि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। हम ये कह सकते हैं कि शीर्ष नेता जो हैं उनके आकर्षण के केंद्र हजारों हजार लोग होते हैं। निजी कुर्सी की महत्वाकांक्षा को लेकर के गुटबाजी भी होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आदिकाल से चला आया है कि लड़ाई ही कुर्सी की है। लोकतंत्र में कुर्सी की लड़ाई निश्चित रूप से होती है, किंतु हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है उस आदेश को सबको सिरोधारी करना पड़ता है। बिल्कुल, पार्टी हाईकमान के आदेश को सर्वपारित करने के लिए जो सुरेश सजवान कैबिनेट मंत्री है वो कह रहे हैं, और इस विचार मंथन शिविर से जरूर अमृत निकलेगा। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन यश कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। तुगलपुर के जय भगवान हत्याकांड का खानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। जय भगवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर की थी। लक्सर सीओ BS चौहान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जय भगवान 13 जुलाई को घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाना खानपुर में दर्ज कराई गई थी। खानपुर थाना इंचार्ज अभिनव शर्मा की अगुवाई में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम मामले की तहकीकात में जुट गई। खानपुर पुलिस मामले को बहुत ही बारीकी से जांच करने लगी। आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे और मामला हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई और खानपुर पुलिस ने मिले अहम सुरागों के आधार पर मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान ने बताया कि मृतक की पत्नी अर्चना ने अपने पति की सोते समय गमछा गले में डालकर घोंटकर हत्या की थी। जो गुमशुदा था, अब पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी अर्चना को अरेस्ट किया गया है। 2 अभियुक्त इसमें और सम्मिलित है,
जो लाश वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए सम्मिलित रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और डेड बॉडी की जो है बाणगंगा में जो है सर्च करवाया जाए, जल पुलिस के द्वारा सर्च कराया जाए। देहरादून में जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय गंगा सुरक्षा समिति और रिस्पना पुनर्जीवन के कार्यों से संबंधित बैठक आयोजित की गई। गंगा सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ऋषिकेश में गंगा सुरक्षा कार्यों से जुड़े विभागों से कार्यों की प्रगति का विवरण प्राप्त करते हुए सभी विभागों को निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। देखिए, नमामि गंगे के संबंध में अभी हमारा मेन फोकस जो है कि एनजीटी ने कुछ गाइडलाइंस अभी इशू किए हैं हर डिपार्टमेंट के संबंध में, तो उन्हीं गाइडलाइंस का जो है उसके अनुसार अनुपालन हुआ है या नहीं, इसी का जो है मैंने मीटिंग आज किया था। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे वनीकरण के प्रोजेक्ट्स हैं, एनडीडीए से एक आध प्रोजेक्ट्स आए हैं, इस पे भी जो है हम लोगों ने चर्चा की थी और ये प्रोजेक्ट जो है हम शासन को भेज के उसमें सहमति और स्वीकृति प्राप्त करेंगे। श्रम विभाग की ओर से गरीब श्रमिकों को दी जाने वाली साइकिल लखनवाला गांव के खेतों में खुले आसमान के नीचे जंग खाती हुई पाई जाने पर प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के सामने जब मामले का खुलासा हुआ तब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री व बोर्ड के बीच चल रहे झगड़े की मार गरीब मेहनतकश श्रमिकों पर पड़ रही है। ऐसे में जनता के पैसे की बंदरबाट करने श्रम विभाग द्वारा अपने गोदामों में करोड़ों का सामान खरीदकर जंग लगाने के लिए रखना प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात तो है ही, साथ ही राज्य की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा भी है। लखनवाला ग्राम में मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि देखिए किस तरीके से श्रम विभाग की लापरवाही है, उसके अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि जो साइकिलें जो आज लोगों के पैसों की, आम जनता के पैसों से जो साइकिलें आज यहाँ पर खरीदी गई हैं, जो टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और इन पर घास जम गई है, हजारों की संख्या में साइकिलें यहाँ पर हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साइकिलें जिनका अधिकार था, जिन श्रमिकों का ये अधिकार था, जो श्रमिक भाई थे जिनका अधिकार था, उनको ये साइकिलें मिलनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस इस सरकार की कार्यशैली पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर आने के लिए अब बॉर्डर पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना ऐसे लोगों के लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। ऐसे लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र बॉर्डर पर दिखाना होगा। उसके बाद उन्हें बॉर्डर पर आसानी से एंट्री मिल जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव लानी जरूरी होती थी, लेकिन अब जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं उनको ना तो बॉर्डर पर कोविड-19 की जांच करानी होगी और ना ही आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको अन्य राज्य से उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, जो नई एसओपी आई है उसके तहत जो है ये साफ इंस्ट्रक्शंस है उसमें कि यदि किसी यात्री के पास जो है उसके वैक्सीनेशन डबल डोज की कोई रिपोर्ट है तो उसको जो है अन्यत्र ना रोका जाए, उसको जो है आने जाने दिया जाए। हाँ, उसके लिए भी लेकिन एक रूल है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल पे जो है उसकी एंट्री अनिवार्य है। लक्सर जेके टायर फैक्ट्री के श्रमिकों ने वेतनमान त्रिवर्षीय एग्रीमेंट मामले में अब खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से मदद की गुहार लगाई है। चैंपियन ने मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर श्रमिकों के हितों के अनुसार समाधान कराने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि त्रिवर्षीय वेतनमान एग्रीमेंट मामले में फैक्ट्री के 7 यूनियनों द्वारा प्रबंधन के फैसले को नकार दिया गया था। इन यूनियंस द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कई दिनों तक प्रदर्शन किए जाने के बावजूद कोई हल न निकलने पर अब इन यूनियंस के श्रमिकों ने एक रैली के रूप में लक्सर से लंढोरा रंग महल तक जुलूस निकालकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कह रहे हैं ये हमारे यहाँ के जो कच्चे
शोषण हो रहा है। और हमें जब संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों ने इसको अपनी राज्य सरकार के सामने इस बात को रखा, इस मैटर को मजबूती के साथ हमने लिया, क्योंकि बच्चों का शोषण हो रहा था। तो हमें राज्य सरकार से भी एक टर्स लगवाई थी सन 2006-07 में, जिसमें लगभग 6000 श्रमिकों को रोजगार मिला था। बहुत से घर बस गए थे, यहाँ का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता देखा, बिरला से जब जेके टार ने टेक ओवर किया तो हमारे बीच के इन श्रमिकों में से कुछ बच्चों को बहला फुसलाकर उनको दलाल बना दिया। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड के निर्माण में बड़ा संकट आ गया है। जिला मुख्यालय के पास के डेंजर जोन पर कार्यदायी संस्था NHIDCL पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। जनपद सहित चीन सीमा सहित सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला मार्ग का हिस्सा भागीरथी गंगा में समा जाने से दिक्कत आ गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा भागीरथी गंगा की ओर से ट्रीटमेंट न किए जाने से ये बड़ी परेशानी आ गई है। मार्ग अवरुद्ध की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस आदि मौके पर हैं। आवाजाही बाईपास से सुचारू की गई है। बारिश होते ही बाईपास रोड में मनेरा के पास पहाड़ दरकने से कभी भी मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है। आपको बताते चलें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास से अवरुद्ध हो गया है। जनपद की लाइफलाइन पर बड़ा संकट आ गया है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेमिसाल 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। अपने शपथ ग्रहण के बाद से ही पुष्कर धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। अपने फैसलों से न सिर्फ उत्तराखंड की जनता के दिल में उतरे बल्कि अपनी एक अलग छवि बनाई। सबसे पहले नौकरशाही में फेरबदल के साथ कोरोना से पर्यटन कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ की घोषणा समेत कई ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री के इस ताबड़तोड़ फैसले के बाद जनता भी धामी सरकार की जमकर सराहना कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेमिसाल 30 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। अपने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले नौकरशाही में फेरबदल कर कड़ा संदेश अफसरशाही को दिया। इसके साथ ही कोरोना काल में बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू कर अनाथ बच्चों को सहारा दिया है। इस योजना का विधिवत शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीबीटी द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खाते में 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, रेखा आर्या, विधायक समेत अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीजों को टाइम बाउंड करेगी और क्योंकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे जियो सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो समाप्त हों और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं उन कामों को धरातल पर उतारा जाए, इसलिए शासनादेश। आज हम लोग मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस वात्सल्य योजना का एक ही मत है, एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से हम जो कोविड में अनाथ हुए बच्चे हैं उनसे हम कनेक्ट हो सके, उनका हम सहारा बन सके। सरकार ने बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील चेहरा आज यहाँ प्रस्तुत किया है और सरकार सीधे सीधे उनके माँ बाप की भूमिका में उतरते हुए उनको सहारा देने का काम करी है। सरकार इस वात्सल्य योजना के माध्यम से 3000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति बच्चा देने का काम कर रही है। इसके अलावा सरकार इनको मुफ्त शिक्षा दे रही है, मुफ्त खाद्यान्न दे रही है। इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि 5% का आरक्षण देने वाला भी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। इसके साथ साथ में उनकी संपत्ति 0 माह से लेकर आपके 21 वर्ष तक उसको संरक्षण करने का काम जिलाधिकारी की जिम्मेदारी में रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये योजना अपने आप में बहुत वृहद है और वात्सल्य से जुड़ने वाले सभी बच्चों को हर प्रकार से सरकार ने अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी मुख्यमंत्री धामी ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ फैसले से पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री धामी की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है,
आगे ऐसे कई फैसले सीएम धामी लेने जा रहे हैं। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से माननीय मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, उत्तराखंड के युवाओं में जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। और उन्होंने जो पहली घोषणा की कि लगभग 22,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां हम उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं के लिए खोलेंगे, उससे मुझे लगता है कि जिस तरह से वैकेंसीज आई हैं और लोगों ने फॉर्म्स भरने शुरू किए हैं, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स उत्तराखंड के युवाओं के अंदर देखने के लिए मिल रही है। फिर उन्होंने कहा हम स्वरोजगार योजना में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसका मतलब उत्तराखंड में क्षमताएं हैं और उत्तराखंड के युवाओं को अब काम मिलने जा रहा है। उन्होंने अभी इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात की है कि जो इन्वेस्टर्स बाहर से आने के लिए, फंडिंग के लिए तैयार हैं, उनसे मुंबई के, महाराष्ट्र के, अलग अलग देश के बड़े पूंजीपतियों से उनकी बात हुई है। हमें लगता है कि उत्तराखंड में बहुत अवसर, रोजगार के अवसर खुलेंगे। पार्टी के नेताओं के साथ ही आम जनता भी सीएम धामी के कार्यों की जमकर सराहना कर रही है। उत्तराखंड की जनता का कहना है कि भले ही सीएम धामी को कम समय मिला हो, लेकिन उनके कार्यों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री धामी ने अतिथि शिक्षकों, पर्यटन कारोबारियों, 4 धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को राहत पैकेज देकर उनकी समस्याओं को कम किया है। राज्य की जनता को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी आगे भी ऐसे निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री मिले हमें प्रदेश में, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य शुरू करा है, जो शुरू से ही करा। सबसे पहली बात तो शासन ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने लगाम खींची है, वो बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन आम जनता तक इन अधिकारियों को ही कार्य करना होता है। उनके ऑफिसों में चक्कर, उन्होंने यही तो बोला है कि अब शासन में कोई नहीं आना चाहिए, अब जो भी होना है वो आपने अपने निचले स्तर से ही करिए। तो वो एक लगाम है कि आपको जनता के कार्य करने पड़ेंगे जो लटकाते थे। मुझे लगता है वही काम हो रहा है जो होना चाहिए था। युवाओं में थोड़ा जोश है अब की बार, जैसे उन्होंने एज का भी इशू बढ़ाया युवा को हर क्षेत्र में, तो मुझे लगता है भाई आगे काफ़ी अच्छा काम होगा। युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जो पलायन की समस्या है, जो बाहर के क्षेत्र में लड़के गए हुए हमारे उत्तराखंड के, वो वापसी आएंगे, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा होगा आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों के वेतन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए दिव्यांगों को शामिल किए जाने, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चे के उत्थान के लिए इस योजना को शुरू करने समेत कोरोना से पर्यटन कारोबारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाने, पिथौरागढ़ के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए धनराशि स्वीकृत। देखिए, कोई भी अभी तो एक तो वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन पे इससे पहले कोई इतना बड़ा अनुभव ही नहीं था और ना ही वो कभी कोई बड़े पद पे मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री भी नहीं रहे मेरे ख्याल से। लेकिन युवा होने के नाते उनके पास एक तो वो शिक्षित हैं और उनके पास विज़न बहुत क्लियर है। वो जो भी बात कर रहे हैं बहुत क्लियर कर रहे हैं। देखो जी, अभी तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी 1 महीना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यंग मुख्यमंत्री हैं। तो हमारी जो युवा जनरेशन है उनको युवा मुख्यमंत्री से कई उम्मीदें हैं। और पर्यटक के क्षेत्र में भी देखो या रोजगार के क्षेत्र में देखो, तो युवाओं को बड़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री वो भी हैं, युवाओं को उम्मीद उनसे है। कुल मिलाकर धामी सरकार का 1 माह का कार्यकाल बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। अब तो राज्य की जनता भी कहने लगी है कि मुख्यमंत्री धामी को पहले ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री धामी की कार्य करने की रफ्तार और बढ़ती है या नहीं। मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कार्यों का लाभ पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलता है या नहीं। फिलहाल तो सीएम के कार्यों को देखकर यही कहा जा सकता है कि 30 दिन का कार्यकाल तो धामी सरकार का ऐतिहासिक रहा है। उत्तराखंड के न्यूज इंडिया डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाल ही में आयोग, निगम और मंडलों में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। नियुक्तियों को नियम के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।